अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन जिरा। क्रिमिनल केस है आपका, एदर सिविल केस है। क्रिमिनल केस के अंदर जब प्रोसिक्यूशन अपनी एविडेंस सबमिट करती है और सिविल केस में जब कोई भी पार्टी एदर वो प्लेंटिफ है या डिफेंडर जब अपनी एविडेंस या विटनेस सबमिट करता है तो उसके बाद जो उसकी अपोजिट काउंसिल है, अपोजिट पार्टी है, उनके पास एक राइट ऑफ डिफेंस, राइट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन है, जिरा का हक। जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन, आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन, ये एक ऐसी चीज़ है, ये एक इतना बड़ा पिलर है। अगर हम इसकी क्रिमिनल केस के अंदर जिक्र करें इसकी अहमियत का, किसी शख्स के ऊपर FIR या किसी भी तरह का क्रिमिनल केस हो जाए और वो सच पर मबनी है या झूठा है, तो उस शख्स को जेल की सलाखों के पीछे जाने से या फिर तख्ता-ए-दार तक पहुँचने से खुदा के बाद इस ज़मीन पर अगर कोई बचा सकता है तो वो है वकील। और एक ज़हीन कामयाब वकील जिस स्किल्स का इस्तेमाल करके सच और झूठ को अलग करता है, डेट इज़ कॉल्ड आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन। आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन को मैंने 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया है। फर्स्ट, रूल्स, टेक्निक्स एंड प्रिंसिपल्स। तीनों ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इन तीनों को आप सिर्फ सुनिएगा मत, इनके ऊपर अमल भी ज़रूर कीजिएगा। और अमल कैसे करना है इसके लिए अलग से मैं एक वीडियो बनाऊंगा, सो सब्सक्राइब द चैनल। फर्दर आर्गूमेंट स्किल्स के ऊपर भी हमारी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो आ रही है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सर्कल में, दोस्तों के साथ, अपने हल्का अहबाब के अंदर। सो स्टार्ट करते हैं आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन रूल्स से। पहले पार्ट के अंदर हम रूल्स सीखेंगे और फिर टेक्निक्स सीखेंगे और देन प्रिंसिपल सीखेंगे। तीनों ही अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस आर्ट ऑफ क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। सो जिरा एक बहुत ही मेहनत तलब काम है। जितने भी मोस्ट इंटेलिजेंट, मोस्ट एक्सपेंसिव एंड मोस्ट शार्प कॉम्पिटेंट लॉयर्स हैं, उनकी जिरा के ऊपर बहुत ग्रिप होती है, क्रॉस एग्जामिनेशन के ऊपर उनकी बहुत ग्रिप होती है। फर्दर हम क्वेश्चन की सीरीज़ भी लेकर आ रहा हूँ जिसके अंदर हम डिफरेंट केसेस के अंदर कौन कौन से क्वेश्चन प्रोसिक्यूशन से या तफ्तीशी ऑफिसर से या किसी भी गवाह से जो गवाही देता है उसे हम किस तरह के कौन से क्वेश्चन पूछेंगे। तो बार बार कह रहा हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। किसी भी वकूए की सच्चाई या झूठ को जानने का जो मेयार है वो क्रॉस एग्जामिनेशन से होकर गुजरता है। आया वो वकूआ सच पर मबनी है या झूठ पर, जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगा वो जो अक्रंस है वकूआ डाउटफुल रहेगा। फर्स्ट हमारे पास रूल्स हैं, रूल्स के कुछ इसेंशियल्स हैं, देन टेक्निक्स के कुछ इसेंशियल्स हैं और देन हमारे पास प्रिंसिपल्स के कुछ इसेंशियल्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट रूल, फर्स्टली रूल्स के अंदर एक चीज़ मैं अपनी भी आपको बता दूं, जो पहला रूल है हमारा वो है रिमेंबर ऑन क्वेश्चन एंड आंसर। मैं जो अपने जिरा के अंदर जो यूज़ करता हूं, मैं अपनी एक नोटबुक हमेशा अपने साथ रखता हूं जब भी मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन करना हो या चीफ एग्जामिनेशन के ऊपर। वैसे इससे पहले हमारी वीडियो अपलोड होगी है, उसको ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आपको क्रॉस की अच्छे से समझ आएगी। तो जब भी मैं कोई क्वेश्चन गवाह से या किसी तफ्तीशी से या किसी भी विटनेस से पूछता हूं तो मैं उस क्वेश्चन को अपने पास या तो पहले ही लिख लेता हूं। कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आपने एक तरतीब के साथ लिखा होता है और कुछ सर्टन क्वेश्चंस होते हैं जो कि ऑन स्पॉट ही सामने आते हैं, तो उनको भी मैं अदालत के अंदर ही नोटबुक के ऊपर लिखता रहता हूँ। जो जवाब आता है गवाह की तरफ से, उसको भी मैं नोट कर लेता हूँ। ये आपको एक बैलेंस करने में केस को मदद फराहम करता है, तो इसको ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अपने क्वेश्चन को, पहला रूल, जो भी आप क्वेश्चन पूछें और जो उसका जवाब आए, क्योंकि उस जवाब में से मुमकिन तौर के ऊपर बहुत सारे सवाल निकल सकते हैं, तो उसको भी ज़रूर याद रखें और अपने पास लिख लें। सेकंड रूल, कंट्रोल विटनेस। कंट्रोल विटनेस के 2 तरीके हैं। एक तो विटनेस से उसको आपने उसी वकूए के इर्द गिर्द रखना है, उसको ज़्यादा बाहर या प्रजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन के ऊपर नहीं जाने देना। दूसरा जो पैटर्न यहाँ पर मैं भी फॉलो करता हूँ, एक बुक है द ऑरल विनिंग आर्ग्यूमेंट, के अंदर एक पैटर्न बताया गया है, उस पैटर्न को मैं अक्सर फॉलो करता हूँ। वो पैटर्न है क्लोज एंडेड क्वेश्चन। आपने ऐसे जवाब या ऐसे सवाल पूछने हैं जिनके जवाबात बहुत ही महदूद या शॉर्ट हो, और ये टेक्निक हर गवाह के ऊपर हर वक्त अप्लाई नहीं होती। इसको आपने सिचुएशन के हिसाब से वेरी करना है कि सिचुएशन कौन सी है, गवाह की जो क्रेडिबिलिटी ऑफ एविडेंस है वो किस हद तक है, और ये गवाह आई विटनेस है, चांस विटनेस है, वज टेकर विटनेस है या सर्कमस्टांशियल विटनेस है या वट एवर। तो इनके बारे में मैं डिटेल से पिछली वीडियो के अंदर जिक्र कर चुका हूँ जो मेरी चीफ एग्जामिनेशन के ऊपर है, तो लिहाजा वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। तो इस हिसाब से हमने इस क्लोज एंडेड क्वेश्चन को वहाँ पर फिट करना है कि ये क्वेश्चन हम यहाँ पर पूछें या ना पूछें। लेकिन बहरहाल क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर जो क्लोज एंडेड पूछने की रेशियो है वो 60 to 70% है। यहाँ तक आप क्वेश्चन क्लोज एंडेड पूछ सकते हैं कि आप वकूए पर गए, कितने बजे गए, कब गए। थर्ड रूल है सच्चाई को ढूंढना। आपका पर्पज़ सच को झूठ से अलग करना है।
आपका पर्पस वहाँ पर धौंस, धांधली, बदमाशी करना, ऊंची आवाज़ में बात करना नहीं है। तो लिहाजा आप सच को तभी ढूंढ पाओगे, सच को झूठ से तभी अलग कर पाओगे जब आपका अपने ऊपर कंट्रोल होगा, विटनेस के ऊपर कंट्रोल होगा और आप पोलाइट वे के अंदर, सेंसिबल वे के अंदर अपनी आर्ग्यूमेंट और डिस्कशन करते जाएं। फोर्थ, प्रिपरेशन। एक बात ज़रूर याद रखिएगा, कोई भी केस है, अदर वो सिविल है, फैमिली है, क्रिमिनल है, सर्विस ट्रिब्यूनल का है, वट एवर, मेरी कुछ वेज हैं, कुछ पैटर्नर्स हैं। मतलब अगर आपको अपना बताऊं तो मेरे पास एक आर्ग्यूमेंट शीट है, मैंने अपनी फर्म की आर्ग्यूमेंट शीट बनाई हुई है। अब उस शीट के अंदर मैं उस केस से मुतल्लिक तमाम फैक्ट्स, लॉज, रेलिवेंट जजमेंट, इन चीज़ों को मैं वहाँ पर लिखता हूँ ताकि जब आप अपने केस को रिप्रेजेंट करते हो तो आपके लिए आसानी हो जाती है, आप किसी चीज़ को मिस नहीं करते, भूलते नहीं हो। तो अपने केस का फैक्चुअली हकायक का मुताला ज़रूर कीजिए। अगर क्रिमिनल केस है तो उसके अंदर जिमनीज़ के अंदर क्या है, एविडेंस में क्या है, FIR में क्या है, चलान में क्या कुछ आया, तो इसका अच्छे से मुताला करें। विटनेस की स्टेटमेंट को ज़रूर आप रीड आउट करें कि उसने इससे पहले क्या बोला, कितना बोला, कैसे बोला, उसी के हिसाब से अपने क्वेश्चंस को आपने तरतीब देना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट रूल हमारे पास है हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। ये वैसे मैंने चीफ के अंदर भी जिक्र किया था इसका। यहां पर आपने कोशिश करनी है कि मैक्सिमम कैपेसिटी के अंदर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन आपने जरूर पूछने। हाइपोथेटिकल क्वेश्चन होते कौन से हैं, वैसे डिटेल से मैं उस वीडियो में जिक्र कर चुका हूं। ऐसे क्वेश्चन जो प्रजम्पशन बेस हो, जो अजम्पशन बेस हो, जो जिनका हकीकत से डायरेक्ट तो कोई ताल्लुक नहीं है, मफरूज़ों के ऊपर मबनी हो। मिसाल के तौर पर कि अगर 2 साल के बाद आपकी फैक्ट्री बंद हो जाए, या अगर उस दिन आप उस जगह पर ना होते, कहीं और होते, तो आपको ये बात कैसे मालूम होती। तो इस तरह से प्रजम्पशन बेस्ड क्वेश्चन पूछने से होगा ये कि कुछ मामलात के अंदर जो विटनेस है वो अपनी एक्चुअल जो उसकी एक स्क्रिप्ट है उससे वो हट जाएगा। जब जैसे वो उससे हटेगा तो वहाँ से बेसिकली आप सच को झूठ से अलग करने का आपका जो अमल है वो स्ट्रांगली स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट रूल, लीडिंग क्वेश्चन आपने ज़रूर पूछने हैं। चीफ के अंदर लीडिंग मना है, बट क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर आप लीडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। लीडिंग क्वेश्चन को भी आपने अपने पूरे केस के मुताबिक प्रिपेयर करना है। अच्छा जी, अगला पोर्शन हमारे पास आ गया टेक्निक्स का। दैट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट वे। बहुत सोच समझ के मैं इसको इस्तेमाल करता हूँ, और इस टेक्निक के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें भी आएंगी तो इसको मैं कभी भी किसी गवाह की या किसी भी शख्स की ज़ातियात को ख़राब करने के लिए इस्तेमाल नहीं करता। पर्पस सिर्फ और सिर्फ अगर किसी की इम्पीचमेंट भी करना है तो पर्पस सच को जानना, इस सच को अलग करना होता है, किसी की ज़ात के ऊपर हमला करना नहीं है। तो लिहाजा टेक्निक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी क्रॉस एग्जामिनेशन के अंदर। फर्स्ट टेक्निक, ओपन एंडेड क्वेश्चन। कोशिश करें कुछ मुकामात के ऊपर जहाँ पर जो विटनेस है वो आई विटनेस है, या फिर वो सर्कमस्टांशियल विटनेस है, या चांस विटनेस आ जाता है आपके पास, या फिर आपके पास तफ्तीशी आ जाता है। आल दो जो इन्वेस्टिगेटिंग होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सपीरियंस होते हैं, तजर्बाकार होते हैं, तो उनको बहुत ही टेक्निकल वे से आप उनसे, अगर उन्होंने झूठा मुकदमा बनाया हुआ है या वो झूठे मुकदमे में इन्वॉल्व हैं, तो आप बड़े टेक्निकल वे से आप उनसे ये चीज़ उगलवा सकते हो। लेकिन बहरहाल ओपन एंडेड क्वेश्चन का इस्तेमाल आपने टेक्निक्स के अंदर ज़रूर करना है। ओपन एंडेड क्वेश्चन कौन से होते हैं? ऐसे क्वेश्चन जिनके बाद जो उनका जवाब है वो डिटेल से आए, तफसील से आए। बताने वाला आपका जो सवाल है वो होगा तो चंद लफ्ज़ों में, लेकिन हर लफ्ज़ अपने आप के अंदर एक मखसूस जवाब रखता हो। तो ऐसे क्वेश्चन आपने ज़रूर प्रिपेयर करने हैं या पूछने हैं जिनके जवाबात तफसील के साथ या लेंथी आए, डिटेल के साथ। उससे फ़ायदा क्या होगा? उससे फ़ायदा ये होगा कि जब एक शख्स कसीर वर्डिंग में, कसीर लफ्ज़ों में जवाब देता है तो उसके जवाब में से फिर कई और सवालात बन जाते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि वो जितना लेंथ ही जाएगा उसकी लेंथ को आपने नोटिस करते जाना है, हैंड आउट करते जाना है, उसकी लेंथ को आपने रिटर्न के अंदर लेकर आना है, और देन उसकी लेंथ में से जो उसने जवाब दिया है उसमें से मज़ीद आपने कोशिश करनी कि इसमें से मेरे से मुतल्लिका क्वेश्चन कौन कौन से अराइज हो सकते हैं। अगली टेक्निक है इम्पीचमेंट ऑफ विटनेस। अगर विटनेस झूठ पर मबनी है, झूठा है, तो उसकी इम्पीचमेंट ज़रूर करें। इम्पीचमेंट ऑफ क्रेडिबिलिटी भी हो सकता है, इम्पीचमेंट ऑफ पर्सनैलिटी भी हो सकता है। कुछ ऐसे केसेस हैं जो कि रेप केसेस आ गए झूठ के ऊपर मबनी। जब गवाह झूठ बोल रहा है और आपको श्योर है कि झूठ है तो उसकी इम्पीचमेंट ज़रूर करें। इम्पीचमेंट के अंदर आप करैक्टर को भी ऐड कर सकते हैं आप, और भी उसके खिलाफ अगर कोई क्रिमिनल कार्रवाई हुई है तो इस तरह की चीज़ों को भी आप उस केस का हिस्सा बना सकते हैं अपने सवालात के अंदर। नेक्स्ट टेक्निक, रीडायरेक्ट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन पूछें जो डायरेक्टली तो वास्ता नहीं रखते, यानी कि ये कुछ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की ही इकसाम है, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन की ही दूसरी किस्म है। रीडायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे सवालात जो डायरेक्ट तो केस से लिंक नहीं है, लेकिन बाई वे ऑफ वन या सेकंड टर्न वो केस के साथ डायरेक्ट ज़रूर हैं। जैसे कि एक बंदा कहता है कि जी मैंने जो सुबह 8 बजे फ़लाँ बंदे को फ़लाँ बंदे का मर्डर करते देखा, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप पूछते जी कितने बजे मर्डर करते देखा।
अब रीडायरेक्टेड क्वेश्चन कौन सा है कि जी आपका घर कहाँ पर है, मेरा घर जी फलां मोहल्ले में या फलां गली में, 2 गलियां छोड़कर या किसी दूसरे शहर में है। आप 8 बजे वहां पर क्या करने के लिए आए, किस पर्पज के लिए आए? तो 8 बजे को पॉइंट आउट करने के लिए उसको एक कैटेगोरिकल स्टोरी वाइज आपने क्रिएशन क्रिएट करनी है कि उससे पहले लिंक क्या हो सकता है क्वेश्चन का, और उस क्वेश्चन से पहले वाले लिंक क्वेश्चन कौन से हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आपने जरूर फॉलो अप करने हैं रीडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने के लिए। रीडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का फायदा क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने जब भी रीडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हैं, जो झूठा विटनेस है, जो झूठ पर अपनी गवाही दे रहा है, वो हमेशा यहां पर आकर बहक जाता है, भूल जाता है, क्योंकि उसने एक पैटर्न रटा होता है। जैसे वो पैटर्न से आगे पीछे होगा तो वो अपने उस सारे स्टोरी को भूल जाएगा। तो रीडायरेक्ट क्वेश्चन टेक्निक्स के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। नेक्स्ट है जी फॉलो अप क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन आप ज़रूर पूछें जो आपका सवाल के पीछे ही जवाब हो। इनकी आप इसको लीडिंग क्वेश्चन की भी दूसरी किस्म कह सकते हैं। तो थोड़ा सा लेंथी हो, जैसे ही आपका विटनेस जैसे ही आपका मुखालिफ विटनेस आपको सुनेगा तो उसके पीछे चलकर वो जवाब दे। जैसे कि वो कहता है मैंने 8 बजे मर्डर करते देखा, तो आप ये पूछ सकते हो क्या आप 8 बजे एक्सरसाइज करने के लिए निकले थे, आप सुबह 8 बजे आप दूध दही या इस तरह से किसी काम के लिए निकले थे, तो जब आपने वहां पर देखा कि ये क्वेश्चन हो रहा था, तो इस क्वेश्चन से होगा क्या? जो आपका फॉलो अप क्वेश्चन है वो इस पैटर्न से बना हो कि उसको समझ ना आए कि मैंने जवाब क्या देना है। अब जैसे ही इसका क्लोज एंडेड वो आंसर देगा तो वो कहीं ना कहीं खुद ही अपने सवाल के अंदर फंस जाएगा। नेक्स्ट टेक्निक कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन। जब आप पूरे केस को पढ़ेंगे तो उसमें से बहुत सारी एविडेंस और एफआईआर और पुलिस की तफ्तीश के अंदर कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाएगी। तो कॉन्ट्राडिक्शन क्वेश्चन आपने जरूर अपनी टेक्निक्स के अंदर विटनेस से पूछने हैं। अच्छा जी, उसके बाद बॉडी लैंग्वेज, वॉइस ऑफ टोन। जब भी आपने कोर्ट में खड़े होना है, जो आपकी बॉडी लैंग्वेज है, जो आपकी टाई है, आपकी शर्ट, आपका कोट, आपकी पैंट, ये प्रॉपर ड्रेस आप यूनिफॉर्म के अंदर हो, आप एक प्रोफेशनल हो। एक बात याद रखिएगा कि वकील की कामयाबी का जो इन्हिसार है वो ये नहीं कि वो केस जीतता है या नहीं जीतता, वो ये है कि वो जज को कितना इंप्रेस करता है अपने फेवर के अंदर कि मैंने जो केस रिप्रेजेंट किया है उसका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन है वो परफेक्ट था। तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी जो वॉइस ऑफ टोन है वो ना तो बहुत कम हो कि साथ वाले बंदे को भी ना सुनाई दे, और ना ही इतनी ज़्यादा हो कि पूरी अदालत का जो कमरा है वो गूंजने लग जाए। ऐसी वॉइस हो कि जो जज को भी क्लियरली सुने, गवाह को भी क्लियरली सुने, आपका जो अपोजिट काउंसलर है उसको भी वो क्लियरली सुनाई देनी चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक, आखिरी टेक्निक जो है, इसके बाद हम प्रिंसिपल स्टार्ट करते हैं, वो है पोजेज। पोजेज जरूर दें अपने सवाल पूछते हुए, थोड़ा सा ठहराव करें, रुकें अपने क्वेश्चन के अंदर, उसकी अपने आई कॉन्टैक्ट को विटनेस के आई कॉन्टैक्ट के साथ जरूर मैचअप करें। एक बात याद रखिएगा, साइकोलॉजिकली जब आप किसी के साथ आंखें मिलाकर बात करते हैं तो वो बंदा बहुत देर तक झूठ नहीं बोल पाता। और पॉजेज के अंदर एक और टेक्निक जिसको मैं भी अक्सर और बेशतर इस्तेमाल करता हूँ वो है हल्का सा मुस्कुराना। ये भी एक साइकोलॉजिकली इम्पैक्ट है कि जब आप किसी से कुछ पूछते हैं और आपको ये डर है कि वो झूठ बोलेगा, तो उसकी आंखों में आंखें डालकर हल्का सा अगर आप मुस्कुराते हैं तो सामने वाले बंदे को आप कंट्रोल कर लेते हैं और वो काफ़ी हद तक झूठ नहीं बोल पाता, जो सच बात है वही वो बताएगा। नेक्स्ट पोर्शन है जी हमारे पास प्रिंसिपल्स का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर आर्ग्यूमेंट स्किल्स का टॉपिक आ रहा है, तो उसके अंदर हम डिटेल से इस चीज़ को बात करेंगे, लेकिन आपको प्रिंसिपल्स लिखवा ज़रूर देता हूँ इसको, ताकि आपके लिए आसानी हो इसका चार्ट बनाने में। प्रिपरेशन ऑफ योर केस, बेस्ट वे बाई जजमेंट बाई लॉ, फर्स्ट प्रिंसिपल। सेकेंड, फोकस एवरी टाइम विटनेस स्टेटमेंट, एवरी टाइम ओपोनेंट काउंसल स्टेटमेंट एंड एवरी टाइम जज स्टेटमेंट। आपका जो फोकस है वो इन तीन, जब आप जिरा करें तो इन तीन लोगों के ऊपर जरूर होना चाहिए। कंट्रोल योर सेल्फ विद स्टेटमेंट, आपका अपने ऊपर कंट्रोल और आपके अपने स्टेटमेंट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए। आपने अपने आप को ना तो ओवर स्मार्ट बनाना है और ना ही ओवर टॉक बनाना है कि जी बोलते जा रहे हैं, तो ये चीज़ आप और आपके जो क्लाइंट है उसके लिए बहुत नुकसानदेह होगी। एथिक्स बिफोर कोर्ट एंड ऑपोजिट काउंसिल, कोर्ट के लिए जो आपके एथिक्स हैं, आपका रिगार्ड है, वो कतन कम नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोर्ट आपके खिलाफ ही फैसला क्यों ना दे दे। और अपोजिट काउंसिल की भी जो इज़्ज़त एहतराम है वो भी आपकी नज़र में या आपकी ज़ुबान से कम होती नज़र नहीं आनी चाहिए। स्टे काम एंड कूल, अपने आप को आपने ठंडा, बुर्दबार, तहम्मुल और बर्दाश्त वाला रखना है, हाइपर नहीं होना। बहुत सारे केसेस के अंदर जो अपोजिट काउंसल्स हैं वो अपने मुखालिफ वकील को हाइपर करने की भी कोशिश होती है। जैसे ही वकील हाइपर हो गया वो अपनी तमाम स्ट्रैटेजी से हट जाएगा और अपने केस को ईजिली लूज़ कर जाएगा। द टॉपिक इज़ कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अगली वीडियो हमारी आर्गूमेंट स्किल्स के ऊपर और देन उसके बाद इसी तरह के स्किल्स के ऊपर भी आएंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा। दोबारा हाजिर होऊंगा इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।